देखो लास्ट डे हम थोड़ा बहुत बताए थे तुम लोग को कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे क्या है। आज हम लोग थोड़ा आगे का डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो क्या बेसिकली हम लोग ये आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखो CM2 मैं वापस से बोल रहा हूं, जो डेरिवेटिव्स वाला जो पार्ट है ना, इस पे एकदम खासा ध्यान हम लोग का रहेगा। कुछ कुछ टॉपिक्स जो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आता है जब मैं डेरिवेटिव्स बोलता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरे में आता है वो है ग्रीक्स का, ठीक है ना। उसमें आपका आएगा डेल्टा गामा थीटा। अब जैसे ग्रीक्स में क्या है ना, वो लोग आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेंगे अब ये समझना। ग्रीक्स में वो लोग आपको बोलेंगे वाई अ लो गामा इज प्रेफरेबल, क्योंकि गामा क्या है, डेल्टा का चेंज। वो लोग आपसे डेल्टा हेजिंग पूछेंगे। वो लोग आपसे रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाने को बोलेंगे। अब जैसे एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो लोग ये आपको बोलेंगे, अब जैसे हम लोग को इस पे खासा ध्यान देना है। पीसीपी, पीसीपी दो है, एक है विथ डिविडेंड्स एंड एक है विदाउट डिविडेंड्स। तो ये दोनों पे हम लोग को खासा ध्यान रखना पड़ेगा, पुट कॉल पैरिटी पे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे, जो तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिकन और यूरोपियन वाला। वो लोग आपसे ये पूछेंगे व्हाई इट इज नेवर ऑप्टिमल टू एक्सरसाइज एन अमेरिकन कॉल ऑप्शन अर्ली। तो आपको वो लोग को समझाना होगा कि जब ऑप्शन को हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग को टाइम वैल्यू भी मिलता है और हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिलता है। बट जब हम लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। सो देयर इज अ लॉस इफ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पहले तभी करना चाहिए जब उसको एक्सरसाइज करके शेयर लेके मेरे को आने वाला टाइम में कोई एक बहुत बड़ा डिविडेंड मिलने वाला है। बट शेयर लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, पैसा। सो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द interest rate and the dividend rate. Okay, if you feel that the interest rate is less than the dividend rate, for example, आप अपना पैसा बैंक में रख के रखे हो तो आपको 10% आ रहा है, लेकिन यही अगर आप उसे शेयर खरीदते हो आपको 20% आएगा, तो आप क्या करोगे, पैसा बैंक से निकाल के शेयर पे डालोगे। बहुत सिंपल चीज है ना। आज देखो, जब शेयर मार्केट गिरता है तो बॉन्ड मार्केट बढ़ता है। लोग अपना पैसा किस में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, ठीक है ना। जब मान लो वहां पर आप देखते हो एकदम सिंपल ऐसा ग्राफ जा रहा है, एकदम कोई टाइप का मूवमेंट नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, पैसा उठा के शेयर पे डाल देते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली ये चलते रहता है आपस में। अब जैसे मान लो कभी आप देखोगे रियल एस्टेट में बूम आया है, तो वही शेयर मार्केट का पैसा उठा के लोग कहां डाल देंगे, रियल एस्टेट पे डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अमेरिकन वाला जो हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद में एक जो आपका आएगा बाउंड्स, अपर एंड लोअर बाउंड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अपर एंड लोअर बाउंड, चैप्टर 10, अपर एंड लोअर बाउंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। अब जैसे इसमें जो पहला जो टॉपिक है उसमें वो लोग आपसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग मांगेंगे आपका पोर्टफोलियो थ्योरी का, क्या पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर टाइप का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। देखो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सिंपल है। आपको बस कल ये समझना पड़ेगा, दो चीज का आपको मेच्योरिटी का वैल्यू को सेम करना है। और अगर दो चीज का मेच्योरिटी का वैल्यू सेम है तो क्या होगा, वो लोग का प्रेजेंट वैल्यू भी सेम होना चाहिए बाय लॉ ऑफ वन प्राइस। नहीं तो फिर क्या होगा, ये सब चीज तुम लोग को फ्लो नहीं आएगा तो फिर तुम लोग आर्बिट्राज होगा। आर्बिट्राज कैसे होगा, हम लोग सस्ता वाला को खरीद के महंगा वाला को सेल करेंगे फॉर एन इमीडिएट रिस्क फ्री प्रॉफिट, एंड मेच्योरिटी पे दोनों का वैल्यू सेम होगा, राइट। उसके बाद में एक जो ये लोग का हॉट क्वेश्चन होता है वो जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया। अब जैसे बाउंड्स हो गया। अब जैसे पोर्टफोलियो में जो है, अब पोर्टफोलियो जैसे एक होता है आपका खाली फॉरवर्ड फ्यूचर का होता है, ठीक है ना। एक हमने किया था कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, याद आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या बोलता है, बोलता है कि आप, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या बोलता है बताओ। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या बोलता है, बोलता है कि आप जब कोई शेयर बाय करते हो वर्सेस आप कोई जब फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर बाय करते हो तो उसमें क्या फर्क है। अब जैसे आप जब शेयर बाय करते हो तो आपका पैसा लगता है, आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। आप सोचो कोई एक कमोडिटी बाय करते हो तो आपका स्टोरेज कॉस्ट लगता है। आपके पास में कोई एक सामान है तो आपके पास में कन्वीनियंस यील्ड है। तो ये सारी चीजें क्या, अगर आप फॉरवर्ड बाय करते हो आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपका कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगना है। स्टोरेज कॉस्ट इन द सेंस, आप कोई कमोडिटी के वाइज सोचो, आपने कोई 100 टन कोई चीज का कमोडिटी में ट्रेडिंग करना है तो स्पॉट बाय करे। अब जब आप स्पॉट बाय नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं आपसे 1 साल बाद इतना में खरीदूंगा, तो आपके पास कन्वीनियंस यील्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी आपसे उस समय आके मांगेगा आप उसको सामान नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। सो बेसिकली ये सारी चीजें होती है।
उसके बाद में आपको मैंने कुछ स्टैंडर्ड पे ऑफ ग्राफ्स बताए थे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो हमने पे ऑफ के ग्राफ्स किए थे, दैट इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ग्राफ्स जो हमने किया था, जैसे उसमें क्या क्या आता है बताइए, ग्राफ में हमने क्या क्या किया था बताओ। हमने ग्राफ में आपका किया, सबसे पहले हमने एक किया था ऐसा वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ का मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। ये वाले ग्राफ का मतलब क्या है, शॉर्ट स्ट्रैडल, मतलब एट द मनी, ठीक है ना। आपको ये भी समझना पड़ेगा, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। आपको डेल्टा का मूवमेंट समझना पड़ेगा। आप जब आउट ऑफ द मनी से इन द मनी जाते हो तो क्या होता है, डेल्टा राइजेस टू 1 फॉर अ कॉल ऑप्शन, ठीक है ना। आप इन द मनी से आउट ऑफ द मनी जाओगे, डेल्टा विल फॉल डाउन टू 0, क्लोज टू 0। क्यों? बिकॉज जो इंटेंसिटी है चेंज होने का ऑप्शन का दाम का विथ रेस्पेक्ट टू मूवमेंट्स इन शेयर प्राइस, वो कम होते जाता है जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद में आपसे ये सब पूछ सकता है कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, वो लोग आपको बोलेंगे ये सब, ठीक है। इसके बाद में आपका अगर हम लोग देखें बाइनोमियल में, ठीक है, बाइनोमियल में, बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल करने से पहले एक चीज देख लेना। यहां पर वो लोग आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे आप जैसे समझो, आपको ये बेसिक चीज समझना होगा। आप जैसे ऐसे जा रहे हो, ठीक है ना। अब आपका मान लो ये ऐसे अगर गिरता है तो इसका मतलब क्या है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, बट बढ़ने से आपको नुकसान हो रहा है। तो शेयर प्राइस बढ़ने से नुकसान किस में होता है, शॉर्ट कॉल में, समझा। तो यहां पर मैंने किया है एक सी माइनस। अब अगर मैं मान ले यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं, मतलब मैंने यहां पर क्या किया है, सी प्लस। फिर मैं अगर इसको ऐसे करता हूं तो क्या हो गया, सी प्लस। फिर मैं इसको ऐसे करता हूं तो तुमको ये सब चीज समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये कॉल से मैंने बनाया, अब यही देखना मैं इसको पुट से कैसे बना सकता हूं। आप यहां से आइए, शेयर प्राइस गिर रहा है, शेयर प्राइस गिर रहा है और आपका शेयर प्राइस गिर रहा है और आपका पे ऑफ में भी आपको नुकसान हो रहा है। तो शेयर प्राइस नीचे जाने से आपको नुकसान कब होता है, जब आप पुट शॉर्ट करते हो तो, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने किया P माइनस, फिर यहां पर क्या हो रहा है, वो जो नुकसान था वो अब नहीं हो रहा, तो यहां पर आपने क्या किया है P प्लस। फिर यहां पर नीचे जाने से बढ़ रहा है, और फिर यहां पर मैंने क्या किया। तुमको ये सब बेसिक बेसिक चीज समझना पड़ेगा। वो आपको कुछ भी बोल सकता है कि ये आप कॉल ऑप्शन और कैश से बनाइए, ये आप पुट ऑप्शन से ही बनाइए, ये आप पुट ऑप्शन और शेयर से बनाइए, तो वो तुमको समझना पड़ेगा। शेयर का बेसिक ग्राफ कैसा होता है, वो ऐसा होता है, बढ़ने से बढ़ेगा, गिरने से गिरेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये सब बेसिक बेसिक चीज समझ लेना। उसके बाद में हम लोग जब बाइनोमियल मॉडल में आएंगे, तो बाइनोमियल मॉडल में सबसे पहले जो तीन ठो जो प्रूविंग है, तीन ठो प्रूविंग है ना, तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपका हो गया रिस्क फ्री मेथड, रिस्क फ्री मेथड हो गया। फिर क्या हो गया, रिस्क न्यूट्रल हो गया, और एक क्या हो गया, पोर्टफोलियो रेप्लिकेशन। माने हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन का पे ऑफ को रेप्लिकेट करते हैं थ्रू शेयर्स एंड कैश, एंड डेल्टा जो होता है ना वो हमारा फाई होता है, फाई, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड में वो लोग आपको कोई भी एक मेथड पूछ सकते हैं, ठीक है। ओवर द कोर्स इफ यू सी, स्टेट प्राइस डिफ्लेटर का एक कॉन्सेप्ट है जो आपका इस टॉपिक से चालू होता है और वो हर चैप्टर में है। देयर इज अ स्टेट प्राइस डिफ्लेटर इन ऑल द फाइव स्टेप प्रूफ, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, बहुत सारे टॉपिक्स में स्टेट प्राइस डिफ्लेटर है। तो सारा स्टेट प्राइस डिफ्लेटर को एक जगह पे अच्छे से लिखना, एंड कब किसको यूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया। इसके बाद में आपका बेसिकली ये स्टेट प्राइस डिफ्लेटर है क्या, ये स्टेट प्राइस डिफ्लेटर क्या है, सोच के बताओ। ये बेसिकली क्या है, जब हम लोग रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में काम करते हैं तो रियल वर्ल्ड में काम करने का एक तरीका है, एक टाइप का झांसा समझ लो। क्योंकि आप लोग एक्चुअल में प्राइसिंग जो भी करोगे वो किस में करोगे, रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में करोगे। उसको हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टेट प्राइस डिफ्लेटर पे भी हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में व्हेन यू मूव टू बाइनोमियल मॉडल, ठीक है, बाइनोमियल मॉडल में आपका प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल अगर यूरोपियन का प्राइसिंग है तो बहुत सिंपल है। अगर अमेरिकन का प्राइसिंग है तो आपको हर एक स्टेप पे देखना होता है। आप फॉर एग्जांपल ये वाला हुआ,
ये वाला हुआ, ये ऐसे है ना, आप पहले इन दोनों का प्राइसिंग यहां पर निकालोगे, आप चेक करोगे अगर यहां पर एक्सरसाइज होता तो क्या होता, फिर इन दोनों का मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम, सेम यहां पर करेंगे और फिर इन दोनों का मैक्सिमम को लेके यहां पर करेंगे, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कॉमा अगर यहां एक्सरसाइज करते तो क्या होता, और फिर इन दोनों का मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम लूंगा, बिकॉज आई विल ऑलवेज बी बेटर ऑफ। अब जैसे इसमें बहुत सारा एक्सोटिकनेस आ सकता है, जैसा कि आपने रिवीजन नोट्स में देखा होगा, तो उसमें सबसे पहले वो लोग आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट मतलब एक बार नीचे गया मतलब खत्म, तो ये सब चीज समझना होगा, ठीक है ना। तो एक्सोटिकनेस वो लोग बहुत दे सकते हैं। अब जैसे इसमें अमेरिकन और यूरोपियन वाला जो है, वो लोग आपको 5 तो देंगे, बोलेंगे सिमिलैरिटीज बताइए, तो उसमें आप क्या क्या चेक करोगे, बाउंस चेक करोगे, आप उसका पीसीपी लगाओगे, तो ये सब चीज तभी लगा सकते हो जब सम को पूरा एंड तक सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो CM2 में मतलब आप ये समझ लो, अगर पेपर हल्का सा भी ट्विस्टेड आता है तो फंसने की बहुत चांसेस है, तो फंसने के चांस को कम करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट का मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जिसमें मैंने कैलिब्रेटिंग बाइनोमियल मॉडल कराया होगा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्यों पता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्लोज्ड बुक हो गया है, ये लोग एक दो चीज ऐसा देंगे ना जो कहीं ना कहीं तुमको लगेगा यार ये तो नहीं आ सकता, और वही चीज एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। सो अगेन कैलिब्रेटिंग बाइनोमियल मॉडल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैलिब्रेटिंग बाइनोमियल, दे कैन गिव यू बाइनोमियल लैटिसेस पे क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं क्यों निकालूंगा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, पी वो लोग आपको दे चाहे नहीं दे, इसका कोई काम है क्या क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, सिर्फ स्टेट प्राइस डिफ्लेटर में इसका काम में आएगा। बट हमेशा आपको पी दे चाहे नहीं दे, आपको क्या निकालना पड़ेगा, अप मूव प्रोबेबिलिटी हमेशा निकालना होगा। एंड उसमें हम लोग ने क्या सीखा था, दैट ई टू द पावर आर विल ऑलवेज लाई बिटवीन, ठीक है ना, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट के मैट के बैक का एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जितना नया नया टाइप का क्वेश्चन करेगा उतना तुम लोग को एग्जाम में तुम लोग का दिमाग खुलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ो मत, अभी से एग्जाम में सिर्फ 4 महीने का टाइम बाकी है, तो ये जो 4 महीने का टाइम है, 4 महीने के 3 महीने है, 3 महीने का टाइम बाकी है, सिर्फ 90 days यू हैव, मतलब अगर कोई आज से भी अच्छे से चालू करे ना तो भी वो कर सकता है, ट्रस्ट मी। जो लेक्चर है ना उसमें इतना अच्छे तरीके से एक एक छोटा छोटा चीज में कराया हुआ है, उसको तुम लोग अच्छे से देखिएगा तब तुम लोग कॉन्सेप्ट लेवल विल बी वेरी हाई, ठीक है। एंड CM2 एक ऐसा पेपर है जैसे कि हमेशा बताता हूँ, मतलब बहुत लोग का फेलोशिप सिर्फ CM2 की वजह से अटका हुआ है, दे हैव क्लियर्ड SP SA CP1 एवरीथिंग, बट सिर्फ CM2 स्टक है, बिकॉज फाइनेंस में एक एक्चुअली स्टूडेंट हल्का कमजोर पाया जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक बार में आपका क्लियर हो। और एक्सेल पे रखेंगे खासा ध्यान, क्योंकि एक्सेल आप लोगों को कई बार बचा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सेल में हो जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा हो, तो तुम लोग को पेपर में भी वो लोग वैसा टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्सेल में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम किया हो जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो गया हो, वो लोग उसी को उठा के यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेल ऐसा नहीं कि तुम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल करने में ज्यादा टाइम तुम लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि तुम लोग को खाली प्रैक्टिस करना है उसको, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद में आई जस्ट चेक व्हाट ऑल टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रिंस, अब जैसे देखो 65 मार्क्स का जो थ्योरी आएगा ना पेपर में, पेपर ए का अगर हम लोग बात करें तो क्या थ्योरी दे सकता है, सोच के देखो, ऐसा थ्योरी देगा ना आप जो तुम लोग को लगेगा यार ये क्या है, ये तो मैं लिख दूंगा या फिर लिख दूंगी, बट तुम नहीं लिख पाएगा, बट तुम नहीं लिख पाएगा कैसे, जैसे वो लोग तुमसे ऐसा पूछेंगे कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ नो आर्बिट्राज, फिर वो लोग तुमको एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना, फिर उस क्वेश्चन का एनालिसिस करने बोलेंगे, तो टोटल क्वेश्चन बनता है 10 से 12 नंबर का, जिसमें प्रैक्टिकल आएगा सिर्फ 2 से 3 नंबर का, प्रैक्टिकल सिर्फ 2 से 3 नंबर का ही आएगा, बट बाकी 8 से 9 नंबर तुमको कमेंट बेस पे बोलेंगे क्वेश्चन को करने, ठीक है। आज ही के क्लास में हम लोग देखते हैं कि सितंबर 2024 में पेपर में क्या आया है, और हम लोग उसका हल्का एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है, एक बार जस्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू, ठीक है। तो 65 मार्क्स का जो तुम लोग का थ्योरी आएगा, मैं तुम लोग को गिना दूंगा आज के, मैंने इस क्लास जब मैं दिखाऊंगा पेपर कि कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, तो तुम लोग को कोई भी थ्योरी जो तुम लोग सोचते हो तुम लोग को छोड़ना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नो आर्बिट्राज, लॉ ऑफ वन प्राइस, नाउ दे कैन आस्क यू व्हाई पी इज ग्रेटर देन क्यू, ये सब तुम लोग से पूछेंगे वो लोग, क्योंकि अब तो क्लोज बुक एग्जाम हो गया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम बुकिश क्वेश्चंस नाउ, 20 से 25% तुम लोग पेपर में बुकिश क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो,
जो पहले वो लोग पूरा एप्लीकेशन बेस दे रहे थे, ठीक है ना। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब तो बहुत सिंपल है। अगेन फॉरवर्ड का प्राइसिंग, फॉरवर्ड का प्राइसिंग में वो लोग ऐसे आपसे ये सब पूछ सकते हैं, जैसे यहां पर देखो दो चीज है, कॉन्टैंगो एंड बैकवर्डेशन, ठीक है ना। कॉन्टैंगो एंड बैकवर्डेशन, वो लोग ये सब प्रूफ, वो लोग ये सब एग्जॉटिक वर्ड्स यूज करेंगे, बोलेंगे अगर कॉन्टैंगो है तो क्या होगा, ठीक है। वो लोग अगर बोलेंगे बोलेंगे अगर कॉन्टैंगो है तो क्या होगा। कॉन्टैंगो, कॉन्टैंगो का मतलब क्या है, कॉन्टैंगो का मतलब है दैट एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल प्राइस। कॉन्टैंगो मतलब क्या है, एक्चुअल प्राइस, देखो एक्चुअल प्राइस ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन theoretical price, this is contango। अब थी समझ इसको समझना। अब अगर मान लो ये ज्यादा महंगा है तो इसको बेचेंगे और इसको खरीदेंगे, समझ गया ना। अगर इसको बेच के इसको खरीदते हैं तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे को अभी प्रॉफिट होगा, बट मैच्योरिटी पे दोनों का दाम तो सेम होगा ना, बिकॉज ये भी एक फॉरवर्ड है और ये भी एक फॉरवर्ड है। समझ गया ना, ये दिया हुआ इंस्टीट्यूट के मैट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका ठीक उल्टा, और ये मैंने आपको क्लास में भी कराया कराते वक्त, ठीक है, कि इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज लेस, इफ दिस इज लेस, तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगर ये ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा होता तो यहां पर क्या होता, ये महंगा है और ये क्या है, सस्ता है। मतलब क्या चीज सस्ता है, फॉरवर्ड सस्ता है, तो एक फॉरवर्ड खरीद लो, एक फॉरवर्ड खरीद लो, ठीक है। एक फॉरवर्ड खरीद लो, एक शेयर बेच दो, शेयर बेचने से जो पैसा आ रहा है उसको कैश में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। जब तुम आगे आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुमको एक शेयर चुकाना है और यहां से तुमको क्या मिलेगा, एक शेयर मिलेगा, बस सिंपल है, ठीक है। अब जैसे प्राइसिंग में हम लोग तीन चार फॉर्मूला किए थे। पहला था अगर कोई भी चीज नहीं है तो सिंपल है, के इज एस जीरो ई टू दावर डेल्टा टी। फिर क्या है, फिक्स्ड इनकम, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम जो मेरे को नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस अगर होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस में भी ये लोग डिविडेंड का एक क्वेश्चन डालता है, ये वाला क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे अभी हम लोग। एक बार रुक जाना, मैं भाई रिवीजन नोट्स में आना, रिवीजन नोट्स में तुम्हारा रिवीजन नोट्स, रिवीजन नोट्स में ये वाला जो है बुकलेट 5 जो है, ये रहा सितंबर 2014 का क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माने बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू। अगर तुमको एक अमाउंट देता तो तुम क्या करता, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिस्काउंट कर देता, मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते थे। यहां पर क्या बोला, 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू। तो तुमको तो जब डिविडेंड मिल रहा है उस समय का मार्केट वैल्यू पता नहीं है, तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा, री इन्वेस्टमेंट का थ्योरी लगाना पड़ेगा, कि जब जब डिविडेंड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आज मैं यहाँ पर 1 शेयर बाय करता हूँ, कुछ टाइम बाद मेरे को 5% मिलेगा, तो यहाँ पर मेरे पास 1.05 शेयर्स, फिर दोबारा से वही, तो उसका स्क्वायर, फिर वापस से वही, तो उसका क्यूब, फिर वापस से वही, और मैं यहां तक होल्ड करता हूं, ठीक है ना, यहां तक होल्ड करता हूं। तो अगर यहां पर मेरे को एक शेयर चाहिए तो यहां मैं कितने का शेयर खरीदूं, हम लोग क्या बोलते हैं, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना पैसा, क्योंकि यहां पर मेरे को ये नहीं पता है कि उसका मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है ना। तब तो डिविडेंड का अमाउंट निकल जाता, लेकिन मार्केट प्राइस तो पता नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला किए थे, एस जीरो ई टू दावर माइनस डी टी ई टू दावर डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम लोग किए थे। बट ये कब था, डिविडेंड्स आर रिसीव कंटिन्यूअसली एंड देर कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टेड।
उसको मालूम है तुम यहां पर गलती करेगा, बच्चा लोग को समझ में ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन, उसको मालूम है तुम यहां पर गलती करेगा, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, सेम क्वेश्चन छप के तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में तुमको 0 मिलेगा, और तुम नर्वस जो हो जाएगा तुम आगे पेपर बना नहीं पाएगा, वो अलग। बट ये है बहुत सिंपल, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला टाइप का जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन। अब जैसे देखो, जहां पर भी तुमको ग्रीक्स दिखता है ना, वो क्वेश्चन को पक्का से करना, बिकॉज दे नो स्टूडेंट्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद द ग्रीक्स पार्ट। तो जहां जिस क्वेश्चन में ग्रीक्स दिख रहा है, जहां जिस क्वेश्चन में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, उसको पूरा एंड तक सॉल्व करने का ट्राई करो। जो भी दिक्कत होगा वो मैं करवा दूंगा, बट उसको एंड तक सॉल्व करने का ट्राई करो, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है जब जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अप्रैल 2017 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब जैसे वो लोग तुमको ये बोल सकते हैं कि सारा ग्रीक्स दे देगा और एक सिनेरियो दे देगा। एक एक इमेजिन करो, एक क्वेश्चन इमेजिन करो, तुमको सारा सिनेरियो दे दिया। फॉर एग्जांपल तुमको बोला कि कंपनी में कोई ऐसा न्यूज आया है जैसे सोलर इंडस्ट्री। तो सोलर इंडस्ट्री क्या है, गवर्नमेंट का हॉट फेवरेट है। तो सोलर इंडस्ट्री को जितना भी टाइप का भी ग्रांट से सब मिला हुआ है, तो क्या होना चाहिए, शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए। शेयर प्राइस बढ़ रहा है ना, तो बेसिकली तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर कॉल ऑप्शन बाई किया है तो बढ़िया है ना खराब है, बढ़िया है। ऐसा केस स्टडी बना के तुमको दे सकता है, बोलेगा बताइए, ठीक है ना, कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ेगा गिरेगा। और इसमें मेन तुम्हारा एक स्टेट प्राइस डिफ्लेटर है, और बायनोमियल प्राइसिंग इज देखो वेरी सिंपल, आई विल नॉट फोकस मोर ऑन बायनोमियल प्राइसिंग, एक क्वेश्चन बायनोमियल प्राइसिंग पे बनता है। ठीक है, अब जैसे एक यहां पर क्वेश्चन आया था अप्रैल 2012 का, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि आई का क्या रेंज होना चाहिए। हमने तो ये सीखा था ना कि ई टू दी पावर आर लाई करेगा डी और यू के बीच में, अप मूव एंड डाउन मूव। बट यहां पर बोल रहा है आई का क्या क्या रेंज होना चाहिए। तो जितना भी सारा चीज है उसको सबको सेटिस्फाई करो, और एक ऐसा रेंज लेना जो सारा को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है ना, देखो जैसे 3 बोला है, जैसे यहां पर आ रहा है तुम्हारा 0.8, 0.9 फॉर एग्जाम्पल, और 1.15, ये लोअर लोअर एंड पे है। तो अगर मैं बोलता हूं इससे बड़ा है तो इन सबसे बड़ा है, तो स्ट्रिक्टर कंडीशन लेना पड़ेगा। और ये अगर तुम मैक्स का बोलता है तो सबसे कम, ठीक, कम से कम इतना तो है ही अपर बाउंड, वैसे करके स्ट्रिक्टर कंडीशन हमेशा लेना। I personally am not very fond of topics like 5 step proof and little bit of complexity. जो तुम्हारा ब्लैक स्कोल्स का बेसिक इज वेरी नाइस, तो बहुत ज्यादा उससे हाई मार्क्स इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, बट स्टिल तुमको वो लोग जो आईटीओज लेमा है, एंड सम ऑफ द एक थ्योरम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, विच इज सीएमजी थ्योरम, कैमरन मार्टिन एंड गिब्सन थ्योरम। ठीक है, तो वो जो सीएमजी थ्योरम है, हाउ टू गो फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड एंड फ्रॉम रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड टू रियल वर्ल्ड, वो एक हॉट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आना ही चाहिए। ठीक है ना, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा जो रिपीट हुआ था। ठीक है, देखो ये लोग धीरे धीरे करके पेपर को पूरा रिवैम्प तो कर ही रहे हैं। जैसे पहला वाला पार्ट को तो पूरा रिवैम्प कर दिया, जो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहा है अभी तुम्हारा वॉर में, वैसा क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा। वॉर को रिवैम्प कर दिया। उसके बाद में तुम्हारा जो ब्लैक स्कोल, सॉरी ब्राउन एंड मोशन जो है, ब्राउन एंड मोशन में अब तुम देखो ऐसा नहीं पूछता है कि बोला है कि ऑनस्टैंड ओलेम्बिक प्रोसेस बताइए, वो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुमको सीधा एसटी देगा। और ब्राउन एंड मोशन का टॉपिक को और मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको लिंक अप करके क्वेश्चन देगा, मतलब पेपर में तुमको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो स्टैट्स बेस है, वो पूरा फाइनेंस बेस्ड पेपर देगा। तो क्वेश्चन देख के समझ समझ के करो कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऐसे देखो आने को तो कुछ भी आ सकता है, उसको कोई वो नहीं है, उसको ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन स्टिल आई ऑल्सो वांट कि भाई 80 से 90% जो आए वो एकदम बढ़िया से आए, तो वहां तुमको अपना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन जैसे इफ यू सी, अब जैसे आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि
आपका जो नेक्स्ट वाला जो बुकलेट है जिसमें 5 स्टेप प्रूफ एंड ब्लैक स्कोल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ब्लैक स्कोल्स में ये लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉल ऑप्शन और जो पुट ऑप्शन का फॉर्मूला है उसको ब्रेक कर देंगे। ST5D1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K5D2, यही फॉर्मूला है कॉल ऑप्शन का। वो लोग क्या करेंगे, ST5D1 को एक तरफ एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक इनटू 5D2 को एक तरफ। इट्स वेरी सिंपल। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, कैसा जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट के मैथ में आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। माने ST5D1 हो गया आपका एक तरफ। देखो ऑप्शन क्या बोलता है, आप मेच्योरिटी पे अगर आपको लगता है तो आप एक्सरसाइज करोगे, अगर फेवर में है तो। लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई पैसा देना होता है, राइट। ये लोग क्या बोलेंगे तुमको कि तुम 4 साल रुको, हम तुमको ये बोनस शेयर्स देगा। तो बोनस शेयर्स लेने के लिए तुमको कोई पैसा नहीं देना है। तो ये वाला पार्ट समझ रहे हैं। और ये 5D1 इज बेसिकली डेल्टा। नेक्स्ट वाला पार्ट इज, भाई ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आगे कोचिंग मत लेना, ये यही आएगा। अब ये पूरा नहीं आएगा, ये अलग अलग करके देगा ये लोग अलग। अब जैसे इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक, मतलब जो पैसा मेरे को देना है कब देना है, अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज है। 5D2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉल ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज्ड। सो नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज, वो लोग आपको बोलेंगे, वो लोग आपको क्या बोलेंगे कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस इसके ऊपर जाएगा देन देयर इज अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 5,000। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। Probability of share price going above a specified amount is 5D2. Think, अरे भाई हमेशा सेम सेम थोड़ी देगा, into the money that they will pay you if that happens, the present value of that. वो लोग आपको क्या बोलेंगे कि भाई 2 साल के बाद में अगर 500 के ऊपर जाएगा तो आपको 5,000 रुपए मिलेगा। सिंपल है। तो बेसिकली जो कैश रिवॉर्ड है दैट इज दिस, इसका प्रेजेंट वैल्यू यहां पर, एंड 500 के ऊपर जाने का प्रॉब्लम है। तो स्ट्राइक मेरा क्या हो गया, तक नींद में उठा के मारेंगे अभी। 500 500 के ऊपर जाएगा तो 5,000 मिलेगा। तो कंपनी का आउटफ्लो क्या है, कंपनी का आउटफ्लो 5,000 है, शेयर प्राइस 500 के ऊपर जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है इस पे, अप्रैल 2012 क्वेश्चन 7, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में ये लोग ब्रेक किया है, कहां कहां ब्रेक किया हम तुमको बता देता है, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन ये ऐसा भी आता है कि सिग्मा निकालिए, फुद्दू सा क्वेश्चन है, फुद्दू सा क्वेश्चन है, सिग्मा निकालिए। वो तुम लोग एक्सेल से भी निकाल सकता है, एक्सेल में डालेगा और कर लेना। और पता है वो लोग को क्या बोलेगा, लेट्स ट्राई। नहीं समझा, तुमको तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा ना एग्जाम में। तुम कैसे दिखाएगा, तुम पहले एक्सेल में डाल दो, गोल 6 से निकाल लिया, मान लिया आया 22%, तुम क्या बोलेगा, लेट्स ट्राई 21%, लेट्स ट्राई 23%, हो गया, सारा वैल्यूज निकल जाएगा, ND1 ND2 सब। CM2 इज प्राइमरीली अ मॉडल बेस्ड पेपर। तो CM2 में ऐसा ऐसा मॉडल बना के रखो ताकि तुमको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अब जैसे देखो, सितंबर 2020 का देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इनिशियल इनकम फॉर द बैंक फ्रॉम सेलिंग द ऑप्शंस, डिटरमाइन द पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स, एस्टिमेट द न्यू ऑप्शन प्राइस, कैलकुलेट द न्यू ऑप्शन प्राइस, कमेंट ऑन द रीजंस, एक्सप्लेन बाय लो वैल्यू ऑफ वेगा। भाई यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।
ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा तुम लोग को बता रहे, जो मेरा जो थॉट प्रोसेस बोलता है, सितंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब देखो ये भी तो क्वेश्चन है 6 नंबर का, मार्टिंगेल आया इसमें, ये सब आया ना। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन CM2। आएगा 20 से 25 नंबर का, ये भी आएगा, बट एज अ प्रोसेस यू नीड टू डू इट, क्योंकि इसका सारा स्टेप्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ समझ के किए, सो नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू। ठीक है। एक बार ब्लैक स्कूल्स का इंस्टीट्यूट का मैट में हम तुमको बताते हैं। कि क्या क्वेश्चन आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 13.4, वन फॉर्म ऑफ द ब्लैक स्कूल्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 26, वैसे नहीं पता, मतलब चैप्टर का पेज नंबर 26, चैप्टर नंबर 13, द ब्लैक स्कूल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला। थीटा प्लस आर एस डेल्टा प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर गामा इज आर एफ। ये वाला कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपनी का जो डायरेक्टर है ये वाला, और जो इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13.1 13.2 में से तो कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। 13.2 और 13.1, मानी चैप्टर 13 का एग्जाम शेल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। एक मिनट रुको, और भी क्वेश्चन है जहां पर ना, मतलब खाली वो लोग ब्रेक कर दिया है उसको, रुको मैं तुमको बताता हूँ कहाँ है वो। अब जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, सितंबर 2013 का क्वेश्चन नंबर 9, माने ग्रीक्स तो जहां दिख रहा है वो तो एक क्वेश्चन तो करना ही ग्रीक्स का, माने ग्रीक्स का सारा क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। ठीक है। इसके बाद जो है, अब जैसे देखो टर्म स्ट्रक्चर है और क्रेडिट रिस्क है। ठीक है। तो मर्टन मॉडल में, मर्टन मॉडल का जो फॉर्मूला है उसको जैसे एक्सप्रेस करना कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के तरह, ये क्लास में कराया है कि हाउ टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन एज अ कॉल ऑप्शन एज अ पुट ऑप्शन, ये आएगा एग्जाम में मर्टन मॉडल। ठीक है। उसके बाद में इफ यू सी देयर आर फ्यू प्रूफ्स, प्रूफ जैसे कि वैसिसेक का एक प्रूफ है, वैसिसेक में दो प्रूफ हमने किया है जिससे सारा चीज, आरटी का जो इक्वेशन निकालने वाला जो प्रूफ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। माने पूरा एंड तक इंटीग्रेशन आर टी वाला जो पूरा एकदम एंड तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो दो इक्वेशन से सारा इसका सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है। और बाकी एक तुम्हारा क्रेडिट रिस्क में एक हमने किया था, ये प्राइस निकालने वाला, ये जो प्राइस निकालने वाला है ना, एकदम एक एक तुम लोग लैम्डा निकालते हैं, एक तुम लोग लैम्डा निकालते हैं जो हजार्ड रेट है, और एक हम लोग प्राइस निकालते हैं बीटीटी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो बीटीटी या फिर पीटीटी जो प्राइस है ये, और एक लैम्डा निकालते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा इसमें है, सितंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट वाला, मैंने इसका जो टर्म स्ट्रक्चर वाला जो बुकलेट है, सितंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 10। हाँ,
सितंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 10, फिर अप्रैल 2018 का क्वेश्चन नंबर 9। सितंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 10, फिर अप्रैल 2018 का, एक मिनट, फिर अप्रैल 2018 का, हाँ वही सितंबर अक्टूबर, अप्रैल 2018 का क्वेश्चन नंबर 9। माने इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें जो फाइंडिंग द मिसिंग फिगर्स, एक ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सितंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 4। मैंने डिफॉल्ट, माने अभी मैं जो सोचूंगा अगर क्रेडिट रिस्क से कोई आएगा ना, एक केस स्टडी बना के देगा, एक केस स्टडी बना के देगा डिफॉल्ट के ऊपर में। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन है, क्रेडिट रिस्क का क्वेश्चन है, सितंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 4। फिर वैसीसेक का जो प्रूफ वाला जो है, 2-3 प्रूफ मैंने क्लास में कराया है। देखो जैसे अभी एक जो क्वेश्चन आया है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, अप्रैल 2022 का क्वेश्चन। मैं अप्रैल 2019 के बाद का तो क्वेश्चन लिखवा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ये सब जो एक भी पेपर छोड़ के गया वो मतलब फेल है, वो बच्चा ही फेल है। मैंने अप्रैल 19 से लेके सितंबर 24 तक ये जो नहीं किया वो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नया टाइप में ये लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स लाया है, चाहे वो रूइन थ्योरी हो। रूइन थ्योरी में भी तुमको दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक पूरा फाइनेंस बेस्ड, फोकस ऑन फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चन। हम लोग अभी एक तो ट्रेंड देखते हैं और मैं भी इसका एक एनालिसिस करता हूं कि हाउ हैज द ट्रेंड मूव फ्रॉम 100% स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन टू 0% स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन, बट स्टिल क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो आएगा ही। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं मिल रहा है, वो क्वेश्चन 2 बार आया हुआ एक्चुअली एग्जाम में, जो वो आया था तुम्हारा 1-2 टर्म के पहले ही आया था बोला, बुकलेट नंबर मैं बताता हूँ तुम लोग को, 1 मिनट रुको। माने उसमें क्या है, बेसिकली हम लोग को सीएमजी थ्योरम अप्लाई करना है। सीएमजी थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीएमजी थ्योरम, मार्टिंगेल्स का क्वेश्चन, मार्टिंगेल्स प्रूफ करो, बनाओ, ठीक है ना, ओयूपी प्रोसेस, ठीक है। अब एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, सितंबर 24 का पेपर निकालो, ठीक है। मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, उसको थोड़ा एनालाइज करो, फिर हम लोग 5 मिनट के बाद चालू करते हैं, ठीक है। सितंबर 24 वाला, 5 मिनट्स ब्रेक।